दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों प्रीवियस ईयर्स पेपर्स रिवीजन में आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2016 के प्रथम चरण में दिनांक 5 जनवरी 2019 को आयोजित परीक्षा के सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज का प्रश्न पत्र। इसमें हम कुल 30 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये वीडियो आगामी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों सबसे पहला प्रश्न जो है देखिए, जो असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2016 के प्रथम चरण जो 5 जनवरी 2019 को आयोजित हुआ था, इसमें पूछा गया था, करंट अफेयर से रिलेटेड है। वर्ष 2018 में कारोबार सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूची में कौन सा भारतीय राज्य सर्वोपरि है? तो ये दोस्तों ये पुराना प्रश्न है, 2019 में आयोजित हुआ था, तो इसमें 2018 के आंकड़े पूछे गए थे। लेकिन अभी जो 2020 के आंकड़े हैं उपलब्ध हमारे पास, 2020 के अनुसार दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य जो है ये कारोबार सुगमता में सर्वोच्च भारतीय राज्य है। तो देखिए शीर्ष रैंकिंग पर आंध्र प्रदेश है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है और तीसरे स्थान पर तेलंगाना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2018 के एशियाई खेलों में किसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया था? तो सही उत्तर है रिकाको इकी। दोस्तों रिकाको इकी कौन है? तो 2018 के एशियाई खेलों में ये जापानी महिला तैराक रिकाको इकी को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी यानी मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर घोषित किया गया था। और इकी ने जकार्ता में कुल 6 स्वर्ण पदक जीते थे। और दोस्तों 2018 के एशियाई खेल इंडोनेशिया के जकार्ता में पालेम्बांग में संपन्न हुआ था। 2022 में एशियाई खेल चीन के हांगझाओ में आयोजित किए जाने हैं। तो देखिए 2018 के एशियाई खेलों में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रिकाको इकी जापानी महिला तैराक को घोषित किया गया था। दोस्तों आपके लिए मैं बता रहा हूं कि यहाँ पे दोस्तों अभी हाल में ओलंपिक और पैरा ओलंपिक जो गेम्स हुए हैं, आप वहाँ से प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से करंट अफेयर्स में प्रश्न अवश्य ही पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने डेल्टा सेफी नामक परिवर्तनशील तारे की खोज की है? देखिए डेल्टा सेफी नामक परिवर्तनशील तारे की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो उत्तर है जॉन गुडरिच। दोस्तों जॉन गुडरिच ने डेल्टा सेफी नामक परिवर्तनशील तारे की खोज 1784 में किया था। इसे सेफस या किंग तारा समूह में खोजा गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए चंद्रयान रोवर मिशन की अवधि कितनी है आपको बताना है। यहाँ पर देखिए 25 दिन, 18 दिन, 14 दिन या 30 दिन। तो सही उत्तर है 14 दिन। दोस्तों चंद्रयान रोवर मिशन की अवधि 14 पृथ्वी दिवस थी और चंद्रयान 2 के साथ एक लैंडर जो जिसका नाम विक्रम था और एक रोवर जिसका नाम प्रज्ञान था भेजा गया था। और चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा से GSLV 3 MK3 M1 से प्रक्षेपित किया गया था। और दोस्तों 2008 में 22 अक्टूबर 2008 में चंद्रयान को PSLV C11 से प्रक्षेपित किया गया था। चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को प्रक्षेपित किया गया था। लेकिन दोस्तों चंद्रयान 2 मिशन पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया था। अगला प्रश्न है, फ्रीडम इन एक्लाइज। दोस्तों फ्रीडम इन एग्जाइल किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन देखिए महात्मा गांधी, सर मैकमोहन, दलाई लामा या माओ सेतुंग। तो सही उत्तर है दलाई लामा। फ्रीडम इन एग्जाइल यानी निर्वासन में आज़ादी दलाई लामा की आत्मकथा की दूसरी पुस्तक है। दलाई लामा के आत्मकथा की पहली पुस्तक का नाम माई लैंड एंड माई पीपल है। दलाई लामा की अन्य पुस्तकों में दोस्तों द पाथ टू इनलाइटनमेंट और बियॉन्ड रिलीजन है। और आप जानते हैं महात्मा गांधी की आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है। तो देखिए फ्रीडम इन एग्जाइल ये दलाई लामा की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बच्चों को पढ़ाने की कला और विज्ञान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखिए पेडागॉजी, एंड्रागॉजी, ए और बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए पेडागॉजी। दोस्तों बच्चों को पढ़ाने की कला और विज्ञान को पेडागॉजी कहा जाता है।
और ये शिक्षण कार्य की प्रक्रिया का विधिवत अध्ययन है। एंड्रागॉगी का संबंध प्रौढ़ शिक्षा या वयस्कों के शिक्षण से है और वयस्कों के पढ़ाने और शिक्षण कला को एंड्रागोगी कहा जाता है, जबकि बच्चों को पढ़ाने की कला और विज्ञान पेडागोगी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड प्रश्न है। प्राथमिक समंकों में शामिल नहीं होती हैं क्या? देखिए प्रश्नावलियां, अनुसूचियां, साक्षात्कार और पुस्तकें। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, पुस्तकें दोस्तों प्राथमिक समंक या प्राइमरी डेटा में शामिल नहीं होती हैं। प्राथमिक समंक में ऐसे समंक जो हैं शामिल होते हैं जिन्हें शोधकर्ता द्वारा स्वयं या प्रत्यक्ष रूप से संग्रहित किया जाता है और इसके अंतर्गत साक्षात्कार करना, प्रश्नावली तैयार करना, प्रश्न पूछना और अनुसूचियां हैं। पुस्तकें या प्रकाशित ब्लॉग, आलेख ये सब द्वितीयक समंकों में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क किसके द्वारा जारी किया जाता है? देखिए नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन है नीति आयोग, मानव संसाधन और विकास मंत्रालय, NCERT या डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो सही उत्तर है यहाँ पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय। दोस्तों मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है और नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जो है ये भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। इसे मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा 29 सितंबर 2015 को लॉन्च किया गया था और इस फ्रेमवर्क के द्वारा पूरे देश में जो हमारे शिक्षण संस्थान हैं उनको रैंकिंग प्रदान करने की प्रक्रिया तैयार की जाती है। तो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क ये भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम नवंबर 1956 में पारित किया गया था और देश में विश्वविद्यालय शिक्षा के मानकों का समन्वय, निर्धारण और रखरखाव करने के लिए इसे संसद द्वारा भारत सरकार के एक सांविधिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। और दोस्तों जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना औपचारिक रूप से 28 दिसंबर 1953 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा किया गया था, लेकिन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सांख्यिकी विश्लेषण के लिए एक उपकरण है? तो यहाँ पे देखिए मैटलैब, इक्लिप्स, मायोसोल या पायोमोल। तो सही उत्तर है मैटलैब। दोस्तों मैटलैब सांख्यिकी विश्लेषण के लिए एक उपकरण है। मैटलैब एक प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म है जिसे विशेष रूप से इंजीनियरों और वैज्ञानिकों के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें मैटलैब में मैट्रिक्स आधारित भाषा का प्रयोग किया जाता है जिसके द्वारा कंप्यूटेशनल गणित की प्राकृतिक अभिव्यक्ति सरल हो जाती है। अगला प्रश्न है, एक वेबसाइट से दूसरे पर विचरण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखिए डाउनलोडिंग, ब्राउजिंग, अपलोडिंग या अटैचमेंट। तो सही उत्तर है ब्राउजिंग कहा जाता है एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पर जाने को। दोस्तों डाउनलोडिंग का संबंध इंटरनेट से किसी फाइल को डाउनलोड करने से, अपलोडिंग का संबंध इंटरनेट पर किसी फाइल को अपलोड करने से है, जबकि एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पर विचरण को ब्राउजिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न कंप्यूटर से ही रिलेटेड है। इनमें से कौन एक सर्च इंजन नहीं है? बिंग, गूगल, याहू या विंडोज। तो सही उत्तर है विंडोज। दोस्तों ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित एक ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सर्च इंजन नहीं है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट शब्दावली में आईपी का अर्थ क्या होता है? आपको बताना है आईपी का अर्थ इंटरनेट शब्दावली में क्या है। तो सही उत्तर ऑप्शन बी इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है आईपी का मतलब। दोस्तों कंप्यूटर नेटवर्क में प्रत्येक कंप्यूटर का विशिष्ट इंटरनेट प्रोटोकॉल पता होता है जो इससे संबद्ध होता है। आईपी नेटवर्क पर लक्ष्य कंप्यूटर की पहचान करना और उस तक पहुंचना होता है। तो सही उत्तर आईपी का फुल फॉर्म जो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से ईमेल एड्रेस का सही प्रारूप कौन सा है, आपको बताना है। देखिए यहाँ पर देखिए name@website.info, तो सही उत्तर ऑप्शन बी जो है ये किसी ईमेल एड्रेस का सही प्रारूप है। दोस्तों ईमेल एड्रेस में मुख्य रूप से दो भाग होते हैं, एक तो प्रयोक्ता का नाम, दूसरा डोमेन सर्वर का नाम, और जिनके बीच में @ का प्रयोग किया जाता है। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक कंप्यूटर डिस्क यानी सीडी में कंप्यूटर का कितना डेटा भंडारित किया जा सकता है, आपको बताना है। देखिए 420 मेगाबाइट, 380 मेगाबाइट, 680 मेगाबाइट या दोस्तों 560 मेगाबाइट। तो कंपैक्ट डिस्क जो होता है दोस्तों सीडी, इसमें 680 मेगाबाइट, देखिए ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। 680 मेगाबाइट तक डेटा भंडारित किया जा सकता है। समांतर सीडी का व्यास 120 मिलीमीटर होता है, जिसमें 650 या 700 मेगाबाइट डेटा भंडारित किया जा सकता है। और सीडी जो है ये प्राइमरी नहीं बल्कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पर्यावरण से संबंधित, पर्यावरण का अर्थ क्या है? तो सही उत्तर है पर्यावरण का अर्थ हमारे चारों ओर के आवरण से है, लेकिन जल, वायु, भूमि, वनस्पतियों और प्राणियों के मध्य अंतर संबंध, इसको पर्यावरण कहा जाता है। दोस्तों पर्यावरण शब्द संस्कृत भाषा के परि, उपसर्ग और आवरण से बना है, जिसका अर्थ होता है ऐसा आवरण या ऐसी चीज़ों का समुच्चय जो जीवधारियों को चारों ओर से ढके हुए है। अंग्रेजी शब्द इन्वायरमेंट जो है फ्रांसीसी भाषा से उत्पन्न हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 17 है कि संविधान के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा वन्य पशुओं और पक्षियों नामक प्रविष्टि को किस सूची में जोड़ा गया है? ऑप्शन है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, समवर्ती सूची। दोस्तों संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा वन्य पशुओं और पक्षियों नामक प्रविष्टि को समवर्ती सूची में जोड़ा गया है। और दोस्तों अनुच्छेद 48 का जो है निदेशक तत्वों के अंतर्गत जोड़ा गया। इसके अंतर्गत पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन तथा वन और वन्य जीवों की रक्षा वर्णित है। अगला प्रश्न है, किस प्रदेश के उच्च न्यायालय ने स्वयं को प्रदेश में गायों का विधिक संरक्षक घोषित किया है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश। तो सही उत्तर है उत्तराखंड। दोस्तों उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने स्वयं को प्रदेश में गायों का विधिक संरक्षक घोषित किया है और उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने यह निर्णय 13 अगस्त 2018 को दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है दोस्तों देखिए दोस्तों ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है और इसमें 2018 की थीम पूछी गई थी। तो दोस्तों 2018 के पर्यावरण की दिवस की जो थीम थी वो था बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। 2020 के विश्व पर्यावरण दिवस की जो थीम थी वो टाइम फॉर नेचर था। और 2021 का अब पूछा जा सकता है आपसे, 2021 में मनाए गए पर्यावरण दिवस की थीम क्या है? तो ये है पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली यानी रिस्टोरेशन ऑफ इकोसिस्टम। तो दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली जो है रिस्टोरेशन ऑफ इकोसिस्टम, ये 2021 में मनाए गए पर्यावरण दिवस की थीम थी। तो आप इसको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2018 में किसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है दोस्तों न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल। न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल को दोस्तों 6 जुलाई 2018 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के अंतर्गत किया गया था। और न्यायमूर्ति लोकेश्वर सिंह पंटा एनजीटी के प्रथम और न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार इसके द्वितीय अध्यक्ष थे। और 6 जुलाई 2018 को न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल को दोस्तों हरित न्यायाधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, शिव समुद्रम प्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है आपके कृष्णा, पेरियार, कावेरी या मांडवी। तो सही उत्तर कावेरी नदी पर, ऑप्शन सी आपका सही है। शिव समुद्रम प्रपात दोस्तों कावेरी नदी पर है और ये कर्नाटक राज्य में स्थित है जिसकी ऊंचाई 98 मीटर है।
मांडवी नदी पर दूध सागर प्रपात स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है शनि। दोस्तों शनि जो है वो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि का व्यास जो है 1,20,536 किलोमीटर है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। और शनि जो है ये सौरमंडल के दूसरे क्रम का सबसे बड़ा ग्रह है। आप जानते हैं सबसे छोटा ग्रह बुध है। और दोस्तों शनि के सर्वाधिक उपग्रह भी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 23 जो है 1905 में हुए बंगाल के विभाजन के लिए कौन उत्तरदायी था। ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड बेबल या लॉर्ड क्लाइव। तो आसान सा प्रश्न है आधुनिक भारत के इतिहास से। दोस्तों 1905 में हुए बंगाल के विभाजन के लिए लॉर्ड कर्जन उत्तरदायी था और बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप बंगाल में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। दोस्तों बंगाल विभाजन को स्थगित करने की घोषणा लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में 1911 में हुई थी। अगला प्रश्न है, बौद्ध शिक्षा प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन शिक्षण का माध्यम था। ऑप्शन है आपके देखिए संस्कृत, देवनागरी, पाली या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है पाली। दोस्तों बौद्ध शिक्षा प्रणाली में पाली भाषा शिक्षण का माध्यम था और बौद्ध ग्रंथ भी पाली भाषा में लिखे गए थे। आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी और बौद्ध धर्म दोस्तों अहिंसा पर आधारित एक संप्रदाय था जिसने जन सामान्य में प्रचलित पाली भाषा को प्रचार प्रसार का माध्यम बनाया था। तो सही उत्तर बौद्ध शिक्षा प्रणाली में शिक्षण का माध्यम जो था वो पाली भाषा थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजा राम मोहन राय ने अपनी पुस्तक एकेश्वरवादियों को उपहार किस भाषा में लिखी थी। तो सही उत्तर है फारसी भाषा में। दोस्तों राजा राम मोहन राय ने अपनी पुस्तक एकेश्वरवादियों को उपहार यानी तोहफत उल मुहाविद्दीन नामक पुस्तक फारसी भाषा में लिखी थी। और राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और सती प्रथा को बंद कराने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था दोस्तों। और ये जो है आधुनिक भारत के जनक भी कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है, आपको बताना है। तो सही उत्तर पंचायती राज से। दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति या BR मेहता समिति पंचायती राज से संबंधित है। बलवंत राय मेहता समिति को 1957 में गठित किया गया था, जिन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के निर्माण के लिए अनुशंसा की थी। दोस्तों अशोक मेहता समिति भी जो है पंचायती राज से संबंधित है, जिन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को की सिफारिश की थी। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन है। ऑप्शन है आपके उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और पंजाब। तो सही उत्तर है दोस्तों पश्चिम बंगाल। बिहार जो है भारत का सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य है, जिसका जनघनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जबकि आपसे पूछा गया है कि दूसरा सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य ये पश्चिम बंगाल है, जिसका जनघनत्व 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों अगर जो हम उच्चतम जनघनत्व वाले राज्य की बात करें तो बिहार है, दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल और तीसरे स्थान पर केरल है। जबकि न्यूनतम जनघनत्व वाला जो राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है, मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और दूसरे स्थान पर मिजोरम है, 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पर हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत करता है, यानी राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए 12 सदस्य। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं और ये 12 सदस्य साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव वाले व्यक्ति होते हैं। अगला प्रश्न है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, जिसको शॉर्ट में हम KCC कहते हैं। दोस्तों आपसे पूछा गया है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। तो सही उत्तर है 1998 में। दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में प्रारंभ की गई थी और इसका उद्देश्य किसानों को कृषि गतिविधियों के लिए बिना किसी बाधा के समय पर ऋण उपलब्ध कराना था।
आइए देखते हैं इस वीडियो का आखिरी प्रश्न राज्य व्यवस्था से ही है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ की कार्यकारी शक्तियां कौन धारण करता है? तो उत्तर है राष्ट्रपति। और आप जानते हैं अनुच्छेद 53 के अंतर्गत ये कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और वे इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करते हैं। तो दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए, आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर्स पेपर्स रिवीजन के अंतर्गत वर्ष 2016 के प्रथम चरण में आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा का सामान्य अध्ययन का जो है साल्ड पेपर, ये प्रश्न पत्र आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और लेवल की दृष्टि से देखा जाए तो ये प्रश्न पत्र बहुत ही आसान रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा राज्य व्यवस्था यानी भारतीय राज्य व्यवस्था से प्रश्न पूछे गए हैं। 2-3 प्रश्न कंप्यूटर और इंटरनेट से पूछे गए हैं। इसके अलावा दोस्तों इतिहास और तथा इतिहास से, इसके अलावा करेंट अफेयर से 3-4 प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ पे। तो आप इसी तरह से इन जो है इस प्रश्न पत्र को तैयार करिएगा। सामान्य अध्ययन का जो खंड है उसमें सभी खंड, चाहे इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, सामान्य विज्ञान, अर्थव्यवस्था, शिक्षण, अभिरुचि और शोध अभियोग्यता से भी 2-3 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। तो आप उसको भी तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।